नमस्कार। जब भी हमारे पास कोई कपल इनफर्टिलिटी की काउंसलिंग के लिए आता है, मतलब वो लोग कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, लेकिन किसी भी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो आते ही उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है। क्योंकि कई बार आपके सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं, लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। और हर एक बार पेशेंट का फर्स्ट जेन्युइन क्वेश्चन यही होता है कि इसका क्या कारण है। तो आज हम बात करेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में। देखिए, फैक्टर्स तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, मेल फैक्टर भी और फीमेल फैक्टर भी। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रही है। तो देखिए, उसके लिए पहले फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए। सर्विक्स से हम स्टार्टिंग करते हैं। सर्विक्स, वेजाइना, फिर यूट्रस, और फिर दोनों साइड आपकी फैलोपियन ट्यूब्स, और फिर आती हैं दोनों साइड ओवरीज। तो जो भी आपका इनफर्टिलिटी का कारण होगा वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगा। इसमें सबसे जो कॉमन है, सबसे बड़ा कारण होता है, वो होता है आपका ओवेरियन फैक्टर्स। ओवेरियन फैक्टर्स दैट इज द कॉजेज रिलेटेड टू द ओवरीज। अब हम सबसे पहले पेशेंट का देखते हैं कि उसकी जो ओवरीज हैं वो नॉर्मल कंडीशन में है या नहीं। ओवरीज का मेन काम होता है हॉर्मोन्स बनाना और ओवम बनाना, फॉलिकल बनाना। तो ओवरी का साइज ठीक है या नहीं, उसमें ओवम फॉलिकल बन रहा है या नहीं। अब वो बन गया है तो ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, रप्चर कैसा हो रहा है, कौन से डे पे रप्चर हो रहा है, कितने साइज पर रप्चर हो रहा है, और रप्चर होने के बाद वो ट्यूब तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या फिर ओवरी जो हॉर्मोन्स बना रही है वो आपके नॉर्मल रेंज में चल रहे हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा जो फीमेल इनफर्टिलिटी होती है वो ओवेरियन फैक्टर्स की वजह से ही होती है। मोस्टली 30 to 40% जो इनफर्टिलिटी के केसेज होते हैं उनमें ओवेरियन फैक्टर ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसके लिए हम बार बार पेशेंट की फॉलिकुलर स्टडी भी करवाते हैं एग का साइज़ देखने के लिए कि फॉलिकल का कितना साइज़ है और वो कब रप्चर होता है, क्योंकि इसी से हमारी पूरी साइकिल डिपेंड रहती है कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी होगी या फिर अगली साइकिल में आपकी बात जाएगी। दूसरा जो इनफर्टिलिटी का सबसे मेन कोज होता है वो होता है आपका ट्यूबल फैक्टर। 20 to 30% जो इनफर्टिलिटी के केसेस होते हैं उनमें हमें ट्यूबल फैक्टर डायग्नोस किया जाता है। अब देखिए, ओवम आपका रप्चर हो गया है, एग रप्चर हो गया है, तो उसके बाद वो ट्यूब्स में आएगा। तो अगर आपकी ट्यूब्स नॉर्मल है तभी वो उस ओवम को एक्सेप्ट करेंगी, और जो स्पर्म आ रहा है वेजाइना में से, ट्यूब में ही उन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। ट्यूब में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब वो जाइगोट बन जाता है, तभी वो यूट्रस में जाता है। अब इन सारी चीज़ों के लिए, ओवम के आने के लिए, स्पर्म के आने के लिए, फर्टिलाइजेशन के होने के लिए ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर ट्यूब में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, कोई इन्फेक्शन है, ट्यूब के आसपास जो स्ट्रक्चर है, यूट्रस या जैसे पीआईडी वगैरह हो गई, पेल्विस में कोई इन्फेक्शन है, ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, किसी तरह की ब्लॉकेज है, तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे, चाहे आपकी बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो। तो ट्यूबल फैक्टर, ओवेरियन फैक्टर के साथ साथ ट्यूबल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है फीमेल इनफर्टिलिटी का। तो इसके लिए हम जनरली क्या करता है कि ट्यूब टेस्ट करवाते हैं, जैसे एचएसजी हो गया हमारा, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी। उससे हमें पता चल जाता है कि ट्यूब पेटेंट है, मीन्स खुली हुई है, या इसमें किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है। और जो ट्यूब की ब्लॉकेज है वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में तो सबसे ही कॉमन कोज होता है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जैसे आपके एक बार तो प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन आप दूसरी बार कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें ट्यूबल फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें ओवेरियन फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा कारण आता है वो आता है हमारा यूट्राइन फैक्टर। अब सपोज कीजिए कि ट्यूब्स आपकी ठीक है, ओवरीज आपकी ठीक है, आपका स्पर्म का और एग का फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद फिर वो एग कहाँ आता है? यूट्रस में। यूट्रस में आके फिर वो एम्बेडेड होता है, वहाँ पे प्लेसेंटा बनता है और बेबी आपका ग्रो होता है। तो यूट्रस का भी शेप साइज नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम बन रही है, जैसे एंडोमेट्रियम की थिकनेस हम नोट करते हैं फॉलिकुलर स्टडी में, तो आपकी एंडोमेट्रियम भी बिल्कुल हेल्दी होनी चाहिए, ताकि उसमें बेबी अच्छी तरह से न्यूट्रिशन ले सके, बेबी अच्छी तरह से बन सके। जो जाइगोट होता है वही आपका फिर फीटस में कन्वर्ट होता है। तो यूट्रस और यूट्रस की अंदर की लाइनिंग अगर हेल्दी होगी तो ही आपकी प्रेगनेंसी वहाँ पे कंटिन्यू रह पाएगी। अदरवाइज अगर आपका यूट्रस का शेप और साइज में कोई दिक्कत है, जैसे कई बार बाइकोर्डिनेट यूट्रस हो जाता है, सेप्टेट यूट्रस हो जाता है, यूट्रस में किसी तरह का कोई फाइब्रॉइड है, पोलिप है, सिस्ट है, या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह है, तो इस केस में आप कंसीव नहीं कर पाओगे, चाहे आपके ट्यूबल और ओवेरियन फैक्टर नॉर्मल हों।
इसके अलावा कुछ परसेंट केसेस में 5-10% केसेस में सर्वाइकल और वेजाइनल फैक्टर्स भी थोड़े से इंक्लूड होते हैं, लेकिन इनका जो असर होता है इनफर्टिलिटी पे बहुत कम होता है, क्योंकि सर्वाइकल और वेजाइनल फैक्टर्स को हम बहुत आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। तो जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपको किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। मतलब ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है, ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है, या यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बार आप कोज को डायग्नोज कर लेते हो तो आपको फिर ट्रीटमेंट लेने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। और कई बार जो अननोन रीजंस होते हैं उनमें भी हम एक प्रॉपर देख लेते हैं कि कौन सा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पॉइंट वीक है और कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में आपको ये कोजेस पता होने चाहिए ताकि आप अपने ट्रीटमेंट को आगे इम्प्रूव कर सको। थैंक यू।